गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय क्लास फिजिक्स बाय अंकित सर। तुम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी कांटेक्ट फोर्स के बारे में। लास्ट क्लास में हम लोग मस्कुलर फोर्स को डिस्कस किए थे और नॉर्मल फोर्स को डिस्कस किए थे। इस क्लास में हम लोग कंप्लीट डिस्कस करेंगे फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है और फ्रिक्शन फोर्स बॉडी में कैसे ऐड करता है, फ्रिक्शन फोर्स का क्या क्या कंडीशन है और हम कब कहेंगे फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है और कब कहेंगे फ्रिक्शन फोर्स इज ए काइंड ऑफ मूविंग फोर्स। ठीक है, तो देखिए क्या होता है फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स इज जनरली कॉल्ड ए अपोजिंग फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स को हम लोग जनरली क्या कहते हैं, अपोजिंग फोर्स। बट ऐसा नहीं है, ये मोशन को अपोज भी करता है और मोशन को सपोज भी करता है। फ्रिक्शन फोर्स लगता कब है, तो फ्रिक्शन फोर्स लगने का दो कंडीशन है। फ्रिक्शन फोर्स लगने का क्या है, दो कंडीशन है। जैसा कि हम लोग कांटेक्ट फोर्स के टाइप में फ्रिक्शन फोर्स को पढ़ रहे हैं, तो पहला कंडीशन यह हुआ कि बॉडीज के बीच में कांटेक्ट होना चाहिए। बॉडी के बीच में क्या होना चाहिए, कांटेक्ट होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या है कि बॉडी के बीच में देयर इज सम रिलेटिव मोशन। ठीक है, देयर इज सम रिलेटिव मोशन। अब इस चीज को हम समझते हैं कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे सपोज एक ऑब्जेक्ट है, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है कांटेक्ट करके। ठीक है, इसको कांटेक्ट करके रख दिए। अब इसको हम बोलें कि इस पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, टू रिप्रेजेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी। द डायग्राम ए सिंपल डायग्राम which represent the different types of force acting on a body and their direction. This diagram is called FBD, free body diagram। याद रहेगा फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, बोलिए। फोर्स का डायरेक्शन, the diagram in which the different types of force is represented on the body is called FBD, free body diagram। clear? यस सर। चलिए, तो इस पर बताइए कि अगर ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पर एक बॉडी रखा हुआ है, तो अगर हम इस पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा आपको, पहले बताइए क्या क्या फोर्स लग रहा होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटेशनल ऊपर की तरफ लग रहा होगा, है ना। नो सर, तो नीचे की तरफ। हाँ, तो फोर्स एंड अलोंग विद डायरेक्शन, कोई भी फोर्स बताइएगा तो उसका डायरेक्शन की तरफ बताना है। ग्रेविटेशनल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा होगा। क्लियर? और कौन सा फोर्स लग रहा होगा इस पर, नॉर्मल फोर्स। ठीक है, वेरी गुड। यानी यहाँ पर नॉर्मल फोर्स लग रहा है, किधर, परपेंडिकुलर टू द सरफेस अपवर्ड डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू द सरफेस अपवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, हम कह सकते हैं कि क्या यहाँ पर फ्रिक्शन लग रहा है, यस या नो? नो सर, क्या यहाँ पर फ्रिक्शन लग रहा है, यस या नो? नो सर, नहीं लग रहा। वेरी गुड। अब क्या किए, अब इसी में ऐड करें। सपोज एक बॉय है, इस बॉडी को पुश कर रहा है, यानी कि एक फोर्स लगा दिया इस तरह, इस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में। ठीक है, लेकिन फोर्स क्या था, उतना ज्यादा नहीं था कि इसमें मोशन हो। सपोज जो फोर्स था उसका वैल्यू था 2 न्यूटन। सपोज फोर्स जो था उसका वैल्यू था कितना न्यूटन, 2 न्यूटन, जिसके वजह से वो इतना सफिशिएंट फोर्स नहीं था जिसके वजह से मोशन करे, जिसके वजह से क्या करे, ये मोशन करे। सपोज इसको मूव कराने के लिए हमको 10 न्यूटन चाहिए था। कितना चाहिए था, 10 न्यूटन। ये कह रहा था कि अगर आप हमको 10 न्यूटन दीजिएगा तो हम मूव करने लगेंगे, लेकिन अभी हम कितना दिए उसको, 2 न्यूटन। 2 न्यूटन। तो जो 2 न्यूटन हम दिए वो फोर्स गया कहाँ, फ्रिक्शन ले लिया। कहाँ गया, फ्रिक्शन ले लिया। वेरी गुड। कहाँ गया वो 2 न्यूटन फोर्स, फ्रिक्शन के पास चला गया। कहाँ चला गया, फ्रिक्शन ले लिया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि फ्रिक्शन का दो कंडीशन है। पहला कंडीशन कि बॉडी क्या होना चाहिए, एक दूसरे से कांटेक्ट। दूसरा होना चाहिए उनके बीच में एक रिलेटिव मोशन, कांटेक्ट में होना चाहिए। दूसरा क्या है, उनके बीच में रिलेटिव मोशन,
रिलेटिव मोशन। मोशन, मतलब कि या तो वो मूव कर रहा हो या हम उसको मूव कराने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, फ्रिक्शन कब आया? जब इसको हम मूव कराने की कोशिश किए तब आया, कि सिर्फ बॉडी को हम रख दिए थे तभी फ्रिक्शन आ गया था? बताइए। जब मूव कराने की कोशिश की तब। जब मूव कराने की कोशिश की तब। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा, सेकंड एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अभी आपको एक एग्जांपल बताया था इंक्लाइन सरफेस का। ठीक, अब देखिए इस बॉडी को मास m है, तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स mg लग रहा होगा, नीचे की तरफ लग रहा होगा ना? यस सर। ठीक है, सपोज अभी ये बॉडी मूव नहीं कर रहा है, अभी ये बॉडी मूव नहीं कर रहा है, नीचे नीचे की तरफ मूव करेगा खुद से या ऊपर की तरफ मूव करेगा खुद से? अगर कह लेंगे कि इसको खुद से कहीं मूव करना है तो किधर मूव करेगा? डाउनवर्ड इधर या डाउनवर्ड अपवर्ड उधर? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। सपोज अभी ये मूव नहीं कर रहा है, बट लेकिन अगर थीटा का वैल्यू सपोज अभी 30 डिग्री है, सपोज थीटा का वैल्यू हम 60 डिग्री कर दें, तो इट इज पॉसिबल दैट कि बॉडी मूव करने लगे नीचे की तरफ, यस सर। है ना? पॉसिबल होगा कि नहीं पॉसिबल होगा मूव करने लगे खुद से नीचे? यस सर। यस सर। बोलिए सब लोग। यस सर। ठीक है, तो अभी बताइए, अभी ये मूव नहीं कर रहा? अभी भी मूव करना चाहिए था ना? सपोज ये अगर ये बॉल रहता, अगर स्फेरिकल बॉल रहता तो ये मूव करता कि ये भी नहीं मूव करता? बोलिए। ये मूव करता। ये मूव करता, तो ये मूव क्यों नहीं कर रहा है? जरूर कोई एक फोर्स लग रहा होगा कहीं भी, किधर भी डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा होगा ना? सर थीटा का जो एंगल है वो कम है। हाँ, थीटा का एंगल कम है, जिसके वजह से जो फोर्स लग रहा है वो फ्रिक्शन से कम है। जो फोर्स लग रहा है वो फ्रिक्शन से क्या है? कम है। कम। कम है। जैसे ही थीटा का वैल्यू बढ़ा देंगे तो जो इधर फोर्स लगेगा, इधर जो फोर्स लगेगा वो फ्रिक्शन से क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा। यानी याद रखिएगा इंक्लाइन सरफेस में फ्रिक्शन लगता है। अगर कोई बॉडी इंक्लाइन सरफेस पर रखा हुआ है तो वो मूव क्यों नहीं कर रहा है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन। जैसे इस बॉडी में ज्यादा फ्रिक्शन है, लेकिन कोई अगर बड़ी सर्कुलर है तो उसमें फ्रिक्शन कम लगता है, क्यों? क्योंकि उसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। इसमें क्या होता है? पॉइंट कांटेक्ट होता है, इस वजह से फ्रिक्शन कम लगता है। जैसे सपोज आप एक सर्कुलर डिस्क को मूव कराइए सड़क पर, और एक कोई बॉक्स को मूव कराइए, तो कौन ज्यादा मूव करेगा ज्यादा दूर तक? सर्कुलर डिस्क, है ना? क्योंकि उसमें फ्रिक्शन कम लग जाता है। ठीक है, आया समझ में सबको? यस सर। तो आपको हम बताते हैं, इसका थोड़ा सा आप लोग वैल्यू याद रखिएगा कि इस फोर्स का वैल्यू कितना होता है। तो आपको हम बताए थे कि जब कोई बॉडी इंक्लाइन सरफेस पर रहता है तो नॉर्मल फोर्स जो होता है वो नॉर्मल फोर्स mg के इक्वल नहीं होता है। नॉर्मल फोर्स mg के इक्वल नहीं होता है। किसके नहीं इक्वल होता होता है? किसके इक्वल होता है? याद है आपको किसके इक्वल होता है? mg cos थीटा। वाह, यस। याद कर लिए। ठीक है, mg cos थीटा। देखिए, तो हम लोग पढ़ते हैं mg का कंपोनेंट। ठीक है, mg का जो कंपोनेंट है वो बॉडी पर दो डायरेक्शन में बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि बॉडी इंक्लाइन है। बॉडी क्या है? इंक्लाइन। पहला कंपोनेंट mg cos थीटा कहलाता है और दूसरा कंपोनेंट mg sin थीटा कहलाता है। दूसरा कंपोनेंट क्या कहलाता है? mg sin mg थीटा। sin थीटा। mg sin थीटा। जितना ज्यादा थीटा होगा उतना ज्यादा sin थीटा का वैल्यू होगा और उतना ज्यादा mg का वैल्यू होगा। इसी वजह से जैसे ही थीटा बढ़ा देंगे, जैसे ही थीटा बढ़ा देंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा और फिर बॉडी मूव करने लगेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं रेजुलेशन ऑफ फोर्स। अभी देखो mg यहाँ पर n इक्वल टू mg है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर थीटा 0 मानते हैं। अगर यहाँ पर अगर एक लाइन और खींच देंगे पैरेलल में तो ये थीटा 0 होगा कि नहीं होगा? लेकिन जैसे ही हम एक इंक्लाइन सरफेस बनाते हैं, जैसे ही इंक्लाइन सरफेस बनाते हैं तो अब थीटा का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, बढ़ने लगेगा, और जितना ज्यादा इंक्लाइन कर देंगे उतना ज्यादा 90 डिग्री के पास चला जाएगा, है कि नहीं? यस सर। चलिए ठीक है, तो आपको ये न्यूमेरिकल अप्रोच बताया है कैसे हम लोग फ्रिक्शन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फ्रिक्शन चैप्टर आगे आने वाला है, उसमें आपको हम सारा न्यूमेरिकल का अप्रोच बताएंगे। अभी हम लोग थ्योरेटिकल अप्रोच ऑफ फोर्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो फ्रिक्शन के बारे में हम लोग क्या जाने कि फ्रिक्शन जो है उसका दो कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि बॉडी क्या करेगा? क्या करेगा? कांटेक्ट में कनेक्ट में होना चाहिए, और उनके बीच में क्या होना चाहिए? बॉडी के बीच में
रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन। एक्चुअल रिलेटिव मोशन होना चाहिए कि ट्राई टू मूव ऑल्सो हो सकता है? ट्राई टू मूव आल्सो। ट्राई टू मूव ऑल्सो हो सकता है, यानी मोशन करे या मोशन करने की कोशिश करे। ठीक है, कोशिश करें। चलो अब इस थ्योरेटिकली इसको डिफाइन करते हैं। When two bodies are in contact, सबसे पहले ही बोल दिया है कि जब तक बॉडी कांटेक्ट में नहीं रहेगा तो फ्रिक्शन आने वाला ही नहीं है। ठीक है, when two bodies are in contact and they move or try to move with respect to each other, ठीक है, they move और try to move, यहाँ पर try to move भी लिख दिए हैं, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि move और try to move, या तो move एक्चुअली करे या मूव करने की कोशिश करें। they try to move with respect to each other, यानी कि एक बॉडी है, सपोज एक बॉडी है और दूसरा बॉडी है, ठीक, या तो ये मूव करने की कोशिश करे या तो ये मूव करने की कोशिश करे, दोनों आपस में आगे पीछे मूव करने की कोशिश में करें। ऐसा नहीं कि हम दोनों बॉडी को मूव करवा रहे हैं, दोनों बॉडी को मूव करवा रहे हैं, इसी को मूव करवाएं तो ये भी मूव कर देगा, तो ये रिलेटिव मोशन नहीं हुआ। रिलेटिव मोशन का मतलब ये हुआ कि इसका कॉन्टेक्ट और इसका कॉन्टेक्ट के बीच में मोशन होना चाहिए। सपोज ये सब चीज, ये दोनों बॉक्स एक गाड़ी पर रखा हुआ है, गाड़ी चल रहा है तो ये भी मोशन में ये भी मोशन में है, लेकिन क्या रिलेटिव मोशन है दोनों में? नो सर। नहीं ना है, तो फ्रिक्शन लगेगा? नो सर। नहीं, फ्रिक्शन कब लगेगा? जब ये और ये आपस में मूव करेगा, ये और ये आपस में मूव करेगा। रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट आपको मैग्नेट में ही बताए थे हम। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने के लिए कॉइल और मैग्नेट के बीच में एक रिलेटिव मोशन होना चाहिए था, याद आ रहा है प्रैक्टिकल वो रिलेटिव मोशन? यस सर। यस सर। हाँ वेरी गुड, ठीक है। तो क्या कर रहा है? दे ट्राई टू मूव विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, विथ रिस्पेक्ट टू ईच का मतलब रिलेटिव मोशन। देन ए फोर्स इज एक्सर्टेड बिटवीन द सरफेस इन कांटेक्ट। अब हाँ, फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होता है वो हमको बताने की कोशिश कर रहा है। देन ए फोर्स इज एक्सर्टेड बिटवीन द सरफेस इन कांटेक्ट। जैसे नॉर्मल का डायरेक्शन क्या था? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, बट फ्रिक्शन का डायरेक्शन होता है बिटवीन द सरफेस ऑफ कांटेक्ट, यानी कि ये सरफेस है और ये बॉडी है, तो इसी के बीच में फ्रिक्शन लगेगा। इसी के बीच में क्या लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा। इसका डायरेक्शन क्या होगा? दिस इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स, और फ्रिक्शनल फोर्स को हम लोग डायरेक्टली क्या कहते हैं? फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स को और क्या कहते हैं? फ्रिक्शन। अब देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो है इसका डायरेक्शन, the direction of friction is always opposite to the direction of motion। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर बॉडी आगे जा रहा था तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या लगेगा? पीछे की तरफ। अब ये जो डायरेक्शन है यहां पे बनाएंगे कि ऊपर ही बना सकते हैं कि बीच में ही बना सकते हैं? बताइए कहाँ बनेगा इसका डायरेक्शन? नीचे बना। इसका डायरेक्शन कहाँ पर होगा? बिटवीन द सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट। कहाँ पर होगा? Between the surface of contact and opposite to the motion। अगर मोशन इधर है तो इसके बीच में फ्रिक्शन लगेगा, और इसके अपोजिट यानी इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा। इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा। फ्रिक्शन क्या बोलेंगे? फ्रिक्शन। यहाँ पर लिखेंगे मोशन, फ्रिक्शन, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब इसका हम फॉर्मूला ही बताते हैं, बट पहले यहां तक इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ठीक है। तो फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला है, फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला है, अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखें, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखें तो ये फॉर्मूला क्या होगा? सपोज ऑब्जेक्ट यहां पर एक रखा हुआ है, तो फ्रिक्शन फोर्स को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, और कैपिटल एफ से फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स, यानी कि जो जितना हैवी बॉडी होगा, जो जितना हैवी बॉडी होगा उसका फ्रिक्शन क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। आप देखते होंगे हैवी बॉडी को मूव करने के लिए आपको फ्रिक्शन क्या करना पड़ता है? ज्यादा लगाना पड़ता है। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल फोर्स। ठीक है, प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड क्या है? नॉर्मल के प्रोपोर्शनल होता है, बट डायरेक्शन क्या होता है? अपोजिट टू द मोशन। फ्रिक्शन का देखो, नॉर्मल का डायरेक्शन इधर है और फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या है? इधर है। हम कह सकते हैं नॉर्मल और फ्रिक्शन के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। नॉर्मल और फ्रिक्शन के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनता है?
90 डिग्री 90 डिग्री का, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स, और आपको बताया है कि जब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म लेते हैं। कांस्टेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, म्यू। क्या हो जाएगा, म्यू। आप लोग लाइट में पढ़ोगे म्यू, लाइट में पढ़े थे ना म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यस सर ठीक है, यस सर। यहाँ पर म्यू है, यहाँ पर म्यू है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। यहाँ पर म्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ठीक है। चलिए, तो म्यू एन, और एन का वैल्यू कितना होता है, mg। एन को लिख सकते हैं mg, यानी फ्रिक्शन हो जाएगा यस सर। म्यू एम जी। फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, म्यू एमजी। म्यू एम। तो ये हमारा फार्मूला हो गया फ्रिक्शन का, ठीक है। इस फार्मूला को याद रखिएगा, जब हम लोग फ्रिक्शन चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो इस फार्मूला को यूज करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो आज के क्लास में इतना ही है। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स और डिफरेंट टाइप ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को समझेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। हैव अ नाइस डे।